अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। पुनः आपका इस संस्कृत प्रभा नामक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस माध्यम से हम पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया को जान रहे हैं। उस प्रक्रिया में प्रवेश करने से पूर्व, क्योंकि आप व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र को, किसी भी शास्त्र को जानने से पूर्व, किसी भी विषय को जानने से पूर्व हमें यह जानना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि उस भाषा में हम कैसे प्रयोग करें, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, किन किन, क्योंकि हर एक शास्त्र के अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो अलग कभी क्लिक करना होगा, कभी स्पेस होगा, कभी इंटर होगा, ये सारे उसके पारिभाषिक शब्द हैं। संगीत सीखना होगा, ताल, लय इत्यादि, वादन, गायन, ये सारे उसके पारिभाषिक शब्द हैं। इसी क्रम में जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए उद्यत होते हैं तो हमें उस शास्त्र के पारिभाषिक जो शब्द हैं, जिनको संज्ञा सूत्र, क्योंकि यहाँ व्याकरण, हमारे व्याकरण शास्त्र में सूत्र हैं, मूलभूत सूत्र हैं, वही सूत्र हमें इस पाणिनी शास्त्र के बारे में, इसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उनका बोध कराते हैं, वही सूत्र। तो उन्हीं सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने इत संज्ञा जानी, प्रत्याहार जाना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाओं के बारे में जाना, अनुनासिक संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण ग्राहक संज्ञा, इतने संज्ञाओं के बारे में हमने चर्चा की और इसका हमने अभ्यास किया। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अपना भी अभ्यास कर लिए होंगे। तो इसी क्रम में आज हम सूत्र पढ़ेंगे, तपरस तत्कालस्य। क्या सूत्र है? तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, ठीक है। ये क्या है? तपरस तत्कालस्य। इस सूत्र में कितने पद हैं? ये तपर मतलब तपर संज्ञा, इसको आप समझिए। व्याकरण शास्त्र में ये तपर करता है, ठीक है। अब इसमें सूत्र में हमारे पास कोई भी सूत्र आता है तो हमें सूत्र में क्या देखना है, उसमें कितने पद हैं। क्योंकि सूत्र जो होता है उसमें कहीं ना कहीं पद, कहीं बहुत सारे पद होते हैं। उन पदों को अलग अलग हमें जानना होगा, कौन सी विभक्ति है किस पद में, यह बात आवश्यक हो जाती है। तो तपरः, ये तपरः जो है यह समस्त प्रथमांत है। समस्त प्रथमांत, इसमें समस्त का मतलब होता है जो जिसमें समास हुआ हो। ऐसा पद जैसे राम कृष्णौ, राम कृष्णौ में क्या हुआ है? रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ, या उपकृष्णः इत्यादि बहुत सारे आपको मिलेंगे उदाहरण। पीताम्बरः, लंबोदरः इत्यादि, ये पद कैसे होते हैं? ये समस्त होते हैं। दो पदों के मेल होने से एक पद बनता है, उसको हम समस्त कहते हैं। ऐसी यह तपरः या पद है, या समस्त है और प्रथमांत है, ठीक है। इसमें समास है तात्परः इति तपरः। तात्परः इति तपरः, तात्परः इति तपरः, अर्थात ता से परे, उसको क्या, तात्परः, ता है पर में, उसको क्या बोलते हैं? तपर कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वर्ण, अन्य ता परः इति तपरः, ठीक है। ता है पर में जिसके, ऐसा कोई वर्ण होगा उसको आप क्या जानते हैं? तपर जानते हैं, ठीक है। ता है पर में। उसके बाद दूसरा पद है तत्कालस्य। दूसरा पद क्या है? तत्कालस्य। तत्कालस्य, ठीक है। तत्कालस्य यह समस्त षष्ठ्यंत पद है। तस्य कालः इति तत्कालः है, ठीक है। तस्य कालः तत्कालः, तस्य तत्कालस्य, ऐसा करके समास होगा। यह षष्ठ्यंत पद है, ठीक। तो दो पद है सूत्र में, ये जान लिया हमने कि दो पद है, ठीक। अब इस तपरः में भी दो प्रकार के समास है।
तात्परः इति तपरः। ठीक है, इसमें दो समास करते हैं। इस तपरः में दो समास होते हैं। ठीक है, क्या समास होते हैं? दो। तो दो समास होते हैं, तात्परः इति तपरः और तः परो यस्मात्। तः परो यस्मात्, यहाँ बहुब्रीहि हो जाता है। तः परो यस्मात् इति तपरः, इति तपरः। तो तपरः में आपको यह विशेष ध्यान देना है कि यहाँ इस तपरः में दो समास है। एक तो तात्परः, तकार से परे है जो, तकार से परे है जो तात्परः, और तः परो यस्मात् अर्थात ता है पर में जिसके, ता है पर में जिसके। यहाँ खुद जो ता होगा वह पर में होगा और यहाँ ता पूर्व में होगा, उससे परे जो होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तपरः में दो समास है। एक है तात्परः तपरः, मतलब ता से पर में है जो, ये ता है और इससे पर में, पर का मतलब होता है बात। ठीक है, ता से पर में जो है। दूसरा समास कहता है तः परो यस्मात्, अर्थात ये जो ता है ये जिससे परे है, अर्थात इसके पहले कुछ होगा तो ये ता उसके बाद होगा। ये दो बात समझ में आई। ठीक है, तपरः में। और तत्कालस्य, ठीक है, तः परो यस्मात् में बहुव्रीहि समास है। तत्कालस्य में समास है सह का तत्कालस्य। अब आया हमारा तत्कालस्य। तो तपरः में समास देख लिया हमने, तपरः में दो समास है, ये बात जान लिया। अब दूसरा आया तत्कालस्य, यह भी हमने जाना था। षष्ठ्यंत है, समस्त षष्ठ्यंत है। तो सह कालो, कालो यस्य, यस्य इति तत्कालः, इति तत्कालः, तस्य तत्कालस्य, इति तत्कालः और तस्य तत्कालस्य। तत्पुरुष समास हो रखा है, षष्ठी तत्पुरुष। तो तपरः में दो समास, वो आपको याद रखने हैं क्योंकि आवश्यक है। दोनों प्रकार से अर्थ हम घटाएंगे। ठीक है, इसलिए तपरः में दो आपको अर्थ उसके याद रखने हैं, उसको जानना है कि एक है तात्परः इति तपरः और तः परो यस्मात् इति तपरः, दो समास। तत्कालस्य का विग्रह है सह कालो यस्य इति तत्कालः तस्य तत्कालस्य। ठीक है, तो अर्थ हो जाता है। अर्थ क्या होता है? यह क्या करता है सूत्र? यह सूत्र जो अर्थ बनेगा, अर्थ लिखते हैं इसमें सवर्णस्य, स्वसवर्णस्य अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इस सूत्र में क्या, इस सूत्र से क्या आता है? अणवी आता है और स्वसवर्णस्य, अनुदित सवर्णस्य सवर्णस्य आता है। ठीक है, तो अर्थ बनता है तपरः अण, जो तपस कालस्य, इसमें सवर्णस्य की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, सवर्णस्य। तो अर्थ बनता है तात्परः वर्णः, तात्परः वर्णः, कोई वर्ण होगा जो ता से परे होगा। तात्परः वर्णः स्व समकाल सवर्णस्य, सवर्णस्य बोधकः स्यात्। अर्थात इस अर्थ को पहले देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हिंदी में। ता से परे है जो वर्ण, ता से परे है जो वर्ण, यह ता है, इस ता से परे कोई वर्ण होगा। अभी उदाहरण हम इसका देखेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही समझाने के लिए उदाहरण हम प्रत्यक्ष इसका देखेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसको देखेंगे। तो ता से परे है जो वर्ण, वह वर्ण, ये ता नहीं, जो वर्ण होगा वह अपने समकाल का ही बोध कराता है। स्व समकाल सवर्णस्य, उसी के काल के समान जो उसके सवर्णी है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो आ है इसके 18 भेद हैं, किंतु 6 अलग हैं, 6 अलग हैं, 6 अलग है। इनमें क्या भिन्नता है? एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक प्लुत है, बाकी कोई भेद नहीं है। यहाँ भी उदात्त अनुदात्त यहाँ वाला भी होता है, उदात्त अनुदात्त यहाँ वाला भी होता है, अनुनासिक अननुनासिक ये दोनों होते हैं। परंतु इसमें क्या भिन्नता है? इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों की भिन्नता है। ठीक है, तो कोई जैसे
अगर कोई वर्ण होगा आ, इस ता से परे, इस ता से परे, क्योंकि लिखा है तात परः वर्णः स्वसमकाल सवर्णस्य बोधकस्य, अर्थात जब इस ता से परे कोई ह्रस्व होगा तो वो अपने 6 ह्रस्व भेदों का ही बोध कराएगा, क्योंकि स्वसमकाल लिखा है। अगर वह दीर्घ का भी बोध कराता है तो वो फिर ये सूत्र वहां घट नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा सूत्र नहीं बोलता है, अपना ही बोध कराएगा, अर्थात अपने समकाल वालों का ही। जितना टाइम इस आकार में बोलने में लग रहा है उतना ही बोध किसमें भी लगना चाहिए, अन्यत्र जो उसके जो जिनका बोध कराएगा उनमें भी वही समय वही काल लगना चाहिए, परंतु आ से आ का बोध नहीं होगा। क्यों? अगर तपर है तो, ता से परे अगर आ है तो आ का बोध नहीं कराएगा, ठीक है। ये इसने संकुचित कर दिया कि सूत्र को, अणुदित सवर्ण चा प्रत्यय को, है ना, अणुदित से अण भी आ जाएगा। तपरः अण बोधकश्चेत स्वसमकाल सवर्णस्यैव, ऐसा नियम बनता है, क्योंकि तो पहले से सिद्ध था। ये सवर्ण का ग्रहण तो पहले से ही अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र से सिद्धि है। तो जब सिद्ध है तो सिद्ध कार्य को हम पुनः क्यों करते हैं? किसी नियम को बताने के लिए सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते, ऐसा नियम है कि जो पहले से ही सिद्ध रहता है उसी कार्य को पुनः करने के लिए, पुनः बताने के लिए जो आरभ्यमाण विधि होती है वह किसी न किसी नियम के लिए होती है। वह नियम क्या होगा? तो यही होगा कि स्वसमकाल सवर्णस्यैव, पूरे सवर्णियों का नहीं अपितु स्वसमकाल, बिल्कुल तत्काल का ही, अपने ही उसी काल का जो वह वर्ण है, उस तपर से परे जो वर्ण है वह अपने समकाल का ही बोध कराएगा, सारे के सारे सवर्णों का बोध नहीं कराएगा। यही इस सूत्र का नियम है कि तपरः अण बोधकश्चेत स्वसमकाल सवर्णस्यैव, ऐसा नियम बनता है। नहीं तो यह बात अणुदित सवर्ण से सिद्धि है कि वह जो अण होता है, अभिधीयमान जो अण है वह अपने सवर्णियों का बोधक होता है, ग्राहक होता है। तो यह बात, तो यह अण है और अभिधीयमान है, तो ये क्या होता? समकाल अपने सवर्णियों का बोधक हो ही जाता। तो इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो यही नियम बनता है कि अगर तपर ता है पर में ऐसा जो वर्ण वह बोधक हो, अगर अर्थात ग्राहक हो, तो अपने समकाली वर्णों का ही, सवर्णियों का ही बोधक हो, अन्यों का नहीं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के साथ हम समझते। हिंदी अर्थ में मानता हूं कि आप जान गए होंगे कि ता से परे है जो वर्ण, वह वर्ण अपने समकाल के ही वर्णों का, सवर्णियों का बोधक होता है, ग्राहक होता है, बोध कराता है, अन्यों का नहीं। ठीक है, जैसे आ है तो आ अपने, अगर आ उसके बाद है तो आ अपने 6 अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक निरनुनासिक इन्हीं का ही बोध कराएगा। अगर दीर्घ आ है तो वह दीर्घ वाले ही भेदों का बोध कराएगा। अगर प्लुत आ है तो वह प्लुत वाले भेदों का ही बोध कराएगा। ठीक है, अगर ह्रस्व आ है तो वो दीर्घ प्लुत के भेदों का बोध नहीं कराएगा। यह बात स्पष्ट है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए बार बार एक ही चीज को 2 बार कहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए सूत्र है आपका, जब आप संज्ञाओं को जानते हैं उसी क्रम में क्या आता है? सूत्र आता है अदेंग गुणः। क्या सूत्र है? अदेंग गुणः। इसी के बाद तुरंत सूत्र है अदेंग गुणः। इसमें भी विचार कर लेते हैं कितने पद हैं, घटाने से पूर्व पहले विचार कर लेते हैं। तो कोई कोई अदेंग को समस्त मानता है, परंतु इसमें 3 पद हम मानेंगे, अत एंग, अत एंग और गुणः। सब प्रथमांत है, तीनों के तीनों प्रथमांत है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है? प्रथमांत है। अत एंग गुणः, तीनों प्रथमांत है। बोलता है अत मतलब, अब देखिए यहां पर ये सूत्र घटेगा, यहां पर भी घटेगा। अब अत से क्या लें? अत से क्या लें? अत से अत का अर्थ क्या लें? ठीक है, तो अत, अब देखिए तात्परः वर्णः, अत ना, इसके लिए दूसरा समास चाहिए होगा। अत में घटाने के लिए दूसरा समास एंग के लिए। एंग से अब किन वर्णों का बोध हो, क्योंकि एंग भी आपको पता है, एंग को पहले चर्चा कर लेते हैं। अत के लिए दूसरा वाला जो बहुब्रीहि समास किए हैं तपरा में, उसका उदाहरण बनेगा अत, और तात्परः वर्णः बनेगा एंग। ठीक है, एंग उसका उदाहरण बनेगा। तो देखिए एंग, एंग भी आप जानते हैं कि 12 प्रकार का होता है।
ह्रस्व भेद नहीं होते हैं, तो इस एंग में दो वर्ण आएंगे, ए ओ, ये दो वर्ण आएंगे, ठीक है, ये दो वर्ण आएंगे एंग प्रत्याहार में। अब ये दो वर्ण है, परंतु जब इनको हम किसी के स्थान पर करेंगे, जैसे आप अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जानते हैं, या विधीयमान होगा अण, ये अण में तो आते ही हैं, तो ये अपने सवर्णियों का भी बोध कराएंगे। अब सवर्णियों का बोध कराएंगे तो ये ए से 12 का बोध होगा, ओ से 12 का बोध होगा, तो एंग कहने से 24 वर्णों का बोध होगा। परंतु हमें यहाँ 24 वर्ण एंग बोलने से 24 वर्णों का ग्रहण ना हो, ये हमें इष्टापत्ति नहीं है। अगर 24 वर्णों का बोध होता तो ये हमें अनिष्ट है। इसके लिए सूत्र बनाया है, नियम सूत्र तपरस्तत्कालस्य, और इसका उदाहरण ये अतें गुण वृद्धिरादैच इत्यादि ये सूत्र बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एंग में घटाते हैं इस बात को कि देखिए, तात परह वर्णः, ता से पर में है जो वर्ण, तो देखिए यहां स्थिति देखिए, एक बार अच्छे से लिख देते हैं। यहां अत और एंग, ठीक है। अब अर्थ को देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अर्थ को घटाना है, अपने आप घट जाएगा सब। तात परह वर्णः, ता से पर में है जो वर्ण, तो क्या है, एंग या ए, ठीक है। एंग है वो उसकी संज्ञा हो जाएगी इत्यादि, जब प्रत्याहार बनेंगे तो उसको ग्रहण नहीं होगा, तो एंग समझिए पूरा ये, ठीक है, वर्ण एंग, ठीक है। वह एंग क्या होगा, स्व समकाल सवर्णस्य बोधकः स्यात्। एंग यहाँ पर कैसा पढ़ा गया है, दीर्घ पढ़ा गया है, तो केवल दीर्घ का ही बोध होगा एंग कहने से। क्यों, ये ऐसी विशेषता कहां से आ गई, तो इस ता के रहने से और इस सूत्र के बल पर यह होगा कि एंग कहने से केवल दीर्घ 6 का ही बोध होगा, अन्यों का बोध नहीं होगा। जो अन्य 6 है, जो प्लुत भेद है, उनका बोध नहीं होगा, क्योंकि यह ता से पर में पढ़ा गया है। तात परः वर्णः एंग, तात परः वर्णः एंग, अतः यह एंग क्या होगा, अपने समकाल सवर्णियों का ही बोध होगा, अन्य जो इसके समकाली नहीं है। समकाल का मतलब होता है उच्चारण में जितना समय, जितना काल इस ए को लग रहा है, उतना ही काल इसके सवर्णियों में, जिन सवर्णियों में इतना ही काल लग रहा है, उन्हीं का यह बोधक होगा, ग्राहक होगा। इनसे इतर जो इसके समकाली नहीं है, समान उच्चारण काल जिनमें नहीं प्रतीत हो रहा है, उनका यह बोधक नहीं होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं, अर्थ घटा कि नहीं। एक अर्थ जो तपरह का अर्थ है कि ता से पर में है जो वर्ण, वह अपने समकाल का ही, सवर्णियों का ही बोधक होता है, तो ये ए जो होगा एंग, ये अपने दो का ही बोध कराएगा, ए और ओ, ठीक है, समकाल का ही बोध कराएगा। मतलब उदात्त अनुदात्त और हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो ये केवल ह्रस्व दीर्घ का ही बोध कराएगा, अन्यों का बोध नहीं कराएगा। उसी प्रकार ये एक पहला अर्थ हमने जान लिया उदाहरण सहित। तो क्या हुआ, अभी बात अदेंग गुणा को एक बार फिर उसका अर्थ बता के, अभी तो हमने ये तपरस्तत्कालस्य को सूत्र को घटाया, उसके बाद दूसरा अर्थ लेके जानते हैं उदाहरण सहित। फिर एक बार दोनों को अच्छे से अर्थ जान के फिर जानेंगे लास्ट में। तो तह परो यस्मात्, तह परो यस्मात्, तह परो यस्मात् सवर्णः, तह परो यस्मात् सवर्णः, सवर्णः स्व समकाल सवर्णस्यैव, सवर्णस्य एव बोधक, एव का लगा देना चाहिए, बोधक स्यात्, नियम का सूत्र है। अण भी यहां लिख सकते हैं कि तह परो यस्मात् सह अण बोधकश्चेत् समकाल सवर्णस्यैव, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह अर्थ आप अभी जानिए बस। इसका मतलब है ता है पर में जिससे ऐसा जो वर्ण, वह अपने समकाल सवर्णियों का ही बोधक होता है, अन्यों का बोध नहीं कराता है। बात याद रखिएगा, एक बार क्या चाहिए, ता से पर में चाहिए, और एक बार ऐसा चाहिए कि ता है जिससे परे, मतलब ता उसके बाद हो। तो देखिए अदेंग गुणा में हम देखे थे अत और एंग, दो वर्ण देखे थे, अत एंग। तो एंग का उदाहरण देख लिया था, इसका क्या था, ये तात पराह वाला था,
तात परः अर्थात तकार से परे ये एंग था। अब ता है जिससे परे, तो ता किससे परे है? यह ता किससे परे है? इस अकार से। तो देखिए अर्थ घटाइए, तः परो यस्मात् स वर्णः अकारः। ता है जिस वर्ण से परे, ऐसा वर्ण कौन हो गया? ये अकार। तो ये अकार क्या कराएगा? स्वसमकाल सवर्णियों का ही बोधक होगा, अर्थात अपने समकाल जो सवर्णी होंगे उन्हीं का बोध कराएगा। तो अर्थात ये आ कैसा है? ह्रस्व है, तो ह्रस्व का ये बोध होगा। अर्थात अदेंग गुणः, अदेंग गुणः के लिए सूत्र की आवश्यकता हुई, क्योंकि संशय हुआ कि आ से क्या लें, आ से कितने भेद लें, एंग से कितने भेद लें। तो यह सूत्र उपस्थित हुआ, इसने नियम बताया कि ये जो तात परः वर्ण जो है अथवा तः परो यस्मात् जो वर्ण है, वे वर्ण अपने समकाल सवर्णियों के ही बोधक होते हैं, अन्यों के नहीं। अर्थात गुण संज्ञा, यह सूत्र क्या करता है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या? गुण संज्ञा विधायक। ठीक है, गुण संज्ञा विधायक। ठीक, गुण संज्ञा विधायक है। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कि ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार तथा ए और ओ, ये भी दीर्घ लेने, दीर्घ ए ओ की, ठीक है, दीर्घ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, या व्याकरण शास्त्र में, अगर व्याकरण शास्त्र में आपको गुण दिखा, गुण शब्द का उपादान कहीं पर भी गुण शब्द सुनाई दिया, तो आपके मस्तिष्क में यह तुरंत स्फुरित होना चाहिए कि गुण से यहाँ क्या लेना है? आ ए उ। ये बात लिख देता हूं कि कहीं पर भी आपको गुण शब्द से गुण शब्द लेना हो तो क्या लेंगे हम? गुण शब्द से आ ए ओ। ये तीन वर्णों का बोध होगा। किससे? गुण शब्द से। अगर गुण कहीं पर सुनाई दिया तो आपको क्या बोलना है? आ ए ओ। इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, ये गुण संज्ञक है। पूछा जाएगा कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो आ ए ओ। किन वर्णों की गुण संज्ञा होती है? तो आ ए ओ इन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तथा गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो अदेंग गुणः, यह सूत्र गुण संज्ञा करता है। उल्टा सुल्टा करके आप पूछिए कि किसकी गुण संज्ञा होती है? तो आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, कौन करता है? तो अदेंग गुणः करता है। किसकी करता है? तो आ ए ओ की करता है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में आपको गुण पद से किनको जानना है? गुण पद वाच्य, गुण पद बोध्य। व्याकरण शास्त्र में क्या है? आ ए ओ है। ठीक है, जैसे कि गुण न्याय शास्त्र में जाएंगे तो रूप रस गंध स्पर्श संख्या प्रमाण इत्यादि, ये सब क्या है? वहां गुण है, वहां गुण पद से लिए जाते हैं। वह उसके पारिभाषिक शब्द हैं न्याय शास्त्र के, ये व्याकरण के पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, तो गुण को जान लिए। इस अदेंग गुणा को जानने के लिए यह सूत्र आवश्यक था, इसलिए पहले पढ़ना पड़ा कि तपर से, क्योंकि यहाँ अदेंग गुणा अत से क्या ले, एंग से क्या ले, यह संशय हुआ, तो इसीलिए तपर सत्काल से सूत्र बना। तपर सत्काल के अर्थ आपने स्पष्ट कर लिए होंगे कि यहीं पर हमें चेंज करना है बस। ठीक है, कहाँ पर चेंज करना है? इसकी जगह एक बार ये बोलना है और एक बार बोलना है तात्परः यह वर्णः, यह वर्णः सह, यहां से फिर वही बोलना है ये बात। ठीक है, तो दो अर्थ हैं, दोनों के उदाहरण हमने देख लिए, दोनों का अर्थ देखा, घटाया कैसे हुआ। ठीक है, अर्थात अत और एंग, इन दोनों में हमने घटा के देखा इस अर्थ को कि कैसे घट रहे हैं, कैसे हमने यहाँ जाना सारा। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट हुई कि गुण संज्ञा तीन वर्णों की होती है। कहीं पर भी हमें गुण करना होगा तो गुण से यही उपस्थित होंगे व्याकरण शास्त्र में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम पाठ यहीं पर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक दो दो सूत्र से अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ के फिर दिक्कत होती है। तो जो अपना अभ्यास करेंगे उनको भी यह सरलता होगी, एक एक दो दो सूत्रों को जानेंगे और अच्छे से जानेंगे तो अच्छा कुछ होगा। जो नए लोग हैं उनको भी आसानी होगी, क्योंकि पुराने लोग तो जो व्याकरण पढ़ रहे होंगे उनके लिए यह उतना उपयोगी भले ना हो, क्योंकि वो लोग इतना सब जानते ही हैं, प्रारंभिक का विषय है तो ये सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग इसका जो नए हैं, जो व्याकरण शास्त्र में तथा पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह उपयोगी है, क्योंकि एक एक बातें यहाँ बता रहे हैं, बोर्ड के द्वारा लिखाई जा रही है, तो ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है,
तो इसी के साथ हम आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए यह पाठ लाभप्रद हो रहा होगा और तथा अपना सहयोग इस YouTube के माध्यम से हमें देते रहे, हमें प्रोत्साहन करते रहें। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद, नमो नमः।